दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक पेपर के सेट में आपका पूछा जाता है। चाहे आपके पास कोई भी सेट आए, यूपी बोर्ड में जैसा आपको पता है कि टोटल 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में से कोई सा भी सेट आपके पास आता है तो ये नियम आपके हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम को हम लोग एक ही क्लास में समझने वाले हैं। कौन कौन से नियम है, कैसे आपको उनको तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और कम समय में आप कैसे उनका रिवीजन कर सकते हैं आज की इस क्लास में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि आपका पहला चैप्टर आपको पता है कि भाई बिलियन है और बिलियन चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो बिलियन चैप्टर में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है आपका हेनरी का नियम, और आपको पता भी होगा कि वैज्ञानिक का नाम है हेनरी और इन्होंने ही आप एक प्रकार से कहें तो हेनरी के नियम की खोज करी थी और इन्हीं के नाम पर जो है ये नियम का नाम भी हेनरी का नियम पड़ गया। चलिए अब बात करते हैं भैया यहां पर ये नियम कहता क्या है। देखो इसको पहले थ्योरी की बात करें तो आपको समझना है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है और जिसके साथ वह विलायक साम्य अवस्था में है। इसका मतलब क्या है, सबसे सिंपल सी बात है, मैं यहां पर अगर आपसे कहूं और थोड़ा समझने का प्रयास भी आपको करना है। जैसे कि आपके पास कोई एक इस प्रकार से पात्र है, ठीक है, यहां पर कोई क्या है पात्र है यानी बर्तन। अब इसमें क्या है भाई, यहां पर कोई आपका विलायक यानी कि जैसे कोई द्रव है इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, आपको पता है कि जो विलयन बनता है वो 2 घटकों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका विलायक, ठीक है, एक क्या होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो हमने माना कि यहां पर विलायक के रूप में आपका कोई द्रव है, पानी है, और दूसरा घटक आपका इसमें मिलाए जाएंगे गैस, क्योंकि आपका यहां पर जो हेनरी का नियम है इसमें कहता है कि भैया गैस को द्रव में विलय करो आप लोग, और जब इस गैस को इसमें मिलाओ और ऊपर से इसमें दाब लगाओ, क्या लगाओ, प्रेशर, दाब लगाओ, और फिर कह रहा है कि स्थिर इसका ताप रखो। तो आपसे कह रहा है कि किसी विलायक में यानी कोई विलायक है जैसे, उसमें निश्चित आयतन पे, इसका आयतन निश्चित है, विलेय गैस का द्रव्यमान, जो गैस हमें इसमें विलय कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या कर रहे हैं विलय कर रहे हैं, मिला रहे हैं, द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती। इसमें जो प्रेशर लगा रहे हैं वो जो प्रेशर होगा वो गैस के यहाँ पर जो इसमें विलय गैस है इसके द्रव्यमान की क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात यहां पर इसमें यही नियम उन्होंने समझाया कि गैस अगर आप किसी में मिला रहे हो इस प्रकार से किसी द्रव में, तो वहां पर जो दाब लगाओगे वो द्रव्यमान के समानुपाती होगा। ये नियम आपका कहता है। अब देखो इसमें क्या है भाई, इस प्रकार से यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे यदि हम माने कि यदि किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा यम तथा साम्य दाब P हो तो यम प्रोपोर्शनल टू P, अर्थात द्रव्यमान यहां पर P मतलब क्या है, P साम्य दाब प्रेशर है ना, तो द्रव्यमान आपका दाब के क्या है, समानुपाती है। अब इस जब समानुपाती चिन्ह को हटाओगे आप तो यहां पर इक्वल करोगे, अगर बराबर का चिन्ह लगाओगे तो एक नियतांक ले लोगे जो कि हेनरी नियतांक है यहां पर KH। अब ये नियम लागू कहां कहां पर होता है ना, जैसे कि भाई आपको पता है कि कोई नियम अगर बनाया गया है तो उसका कोई एक लिमिट होगा कि आखिरकार ये यहां पर लागू होगा, यहां पर लागू होगा, तो इसकी सीमाएं भी पूछी जाती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेना। तो इसकी सीमाएं की बात करें तो यहां पर देखिएगा हेनरी का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, पहली बात। दूसरा, विलयन का दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। तीसरा है गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, यानी कि आपका ये नियम कहता है कि अगर आप इस गैस को इस द्रव में मिला रहे हो तो इस गैस को हमारे इस द्रव के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर इसने इसके साथ अभिक्रिया कर लिया तो फिर यहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये कहता है हेनरी का नियम। तो उम्मीद करूंगा इस नियम को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा समझ गए होंगे, काफी महत्वपूर्ण है, इसको तैयार आपको कर लेना है। इसके बाद दूसरा नियम आपका आता है राउल्ट का नियम। देखिए इसी चैप्टर से ये नियम पूछा जाता है और यहां से बिलियन से ही आपका क्वेश्चन बनता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है देखिएगा, तो इसको छोटी छोटी सी परिभाषा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि भाई आपको तैयार हो जाए, क्योंकि समय कम है और कम समय में रिवीजन अगर करना है तो यही तरीका है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह होता है राउल्ट का
नियम। ठीक है, अब देखिए इसमें वाष्प दाब यहां पर हम मान लेते हैं कि पीएस है, और यस का मतलब यहां पर सॉल्यूशन अर्थात बिलियन से है। ठीक है, और यहां पर मोल प्रवाह अगर हम यक्स माने तो यहां से आपका विलायक का वाष्प दाब अगर P0 है तो आपका जो नियम होगा वो PS प्रोपोर्शनल टू यक्स हो जाएगा, यानी वाष्प दाब आपका मोल प्रवाह के समानुपाती है, और यही चीज इसमें बताया भी गया है। तो इस प्रकार से कुछ आपका नियम है, विलायक का वाष्प दाब यहां पर P0 है, और ऐसे आपको यहां पर राउल्ट का नियम दे देना है। वैसे ये नियम जो पूछा जाएगा आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर में। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो अगला नियम आता है वो है कोलराउस का नियम। अब देखो कोलराउस का नियम होता क्या है, थोड़ा समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये नियम है। तो किसी विद्युत अपघट्य किसे बोलते हैं, जहां पर धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आपके यहां पर यौगिक होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के यौगिक के बराबर होती है। अब इस प्रकार से दिया है, इसका जो है अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। थोड़ा सा आप लोग प्रयास करोगे समझने का तो बहुत ही बेटर तरीके से आपको आ जाएगा। मतलब यहां पर अनंत तनुता पर आपको लेना, अनंत तनुता यानी कि जैसे आप देखो यहां पर दिया गया है कैप इनफाइनाइटियम। इनफाइनाइट मतलब कि भाई अनंत, तनुता कितनी कर देना है, एकदम अनंत कर देना है। और इसमें विद्युत अपघट्य क्या है भाई, NaCl लिया गया है। आप इसकी जगह पर और कोई ले सकते हो। ठीक है, जो कि 2 यौगिक होने चाहिए जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन होना चाहिए। जैसे इसमें आप अगर देखो तो यानी आपका पॉजिटिव रहता है और Cl नेगेटिव रहता है। ठीक है, चार्ज। तो यहां पर इसमें इन दोनों का जो अनंत तनुता पर अगर बात करोगे तो धनायनों और ऋणायनों की जो है मोलर चालकताओं की यौगिक ये बराबर है, एक आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अनंत तनुता इसलिए दोनों में आप देख सकते हो सभी में क्या है, इनफाइनाइटी यहां पर आपका जो चिन्ह है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो परिभाषा और नियम ऐसे देना है। अनुप्रयोग भी कभी कभी आ जाता है, और इनसे जो है न्यूमेरिकल भी कभी कभी बन जाते हैं इस नियम से, है ना। कोई 2 यौगिक दे देगा और उनको कहेगा कि इस नियम के अनुसार जोड़ करके आप लोग इसका बताओ आंसर कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये नियम जो है काफी क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। तो आपको एक बार पुनः से स्क्रीनशॉट कर लीजिए थ्योरी का और इस नियम का, फिर इसके बाद बात करते हैं अनुप्रयोग जब आएगा तो आपको कितना अनुप्रयोग में लिखना है। तो देखिए अनुप्रयोग में आपको लिखना है वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए। ऐसे करोगे, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की कोटि कहते हैं। अर्थात यहां पर अनंत तनुता पर ये सांद्रता के लिए है ऊपर वाला C जहां पर है, और जो इनफाइनाइट M है ये आपका अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के लिए है मोलर चालकता। तो सांद्रता और विद्युत अपघट्य की दोनों की यहां पर देखो अनुपात है, और इसी को कहते हैं वियोजन की कोटि। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अनुप्रयोग में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका विलियन ही चैप्टर से, और यहां से ही ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इस नियम को कहते हैं भैया नर्नेस्ट समीकरण या नर्नेस्ट का नियम कह सकते हो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है वैसे ये नियम, और इसमें देखेंगे क्या यहां पर बताया गया है। एक प्रकार का ये गणितीय समीकरण है, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक ने दिया था नर्नेस्ट नामक, और इस प्रकार से यहां पर इसको हम बोलते हैं नर्नेस्ट समीकरण। देखो, जब किसी धातु की छड़ को, कोई धातु की छड़ है, मान लो कि हमारे पास ये धातु की छड़ है। ठीक है, अब कहता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाकर, उसके विलयन में क्या करते हैं, यानी किसी विलयन में क्या करते हैं, डुबा देते हैं, और तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु की छड़ पर फिर जब विलयन में डुबाते हैं, जैसे मान लो कि भैया कोई यहां पर विलयन है, ठीक है, ये आपका कोई विलयन है, इसमें धातु की छड़ को ऐसे आप क्या कर दिए, डुबा दिए। अब जब डुबा दिए तो कह रहा है कि नर्नेस्ट यहां पर एक विभव उत्पन्न होगा, और नर्निस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नर्निस्ट समीकरण कहते हैं। इतना बताना कि कोई धातु की छड़ है, उसको धातु के विलयन में डुबा देते हैं तो वहां पर एक विभव उत्पन्न होता है, और फिर इसी का आकलन करके नर्निस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक गणितीय समीकरण दिया जिसे हम लोग यहां पर बोलते हैं नर्निस्ट समीकरण। ठीक है, अब ये समीकरण कुछ ऐसा था जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये आपके सामने है। ठीक है, तो E = E0 RT/NF log MS/Mn प्लस, ये धनायन के लिए है। और अगर बात करें तो log का जो बेस है, यानी आधार अगर आप 10 कर देते हो तो log का 10 जैसे ही आप मतलब बेस 10 करोगे तो यहां पर log 10 हो जाएगा, तो RT की जगह पर यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी 2.303 की। ये बेस 10 लेने पर आई है,
इतना आपको समझ लेना है। तो ये आपको इस इक्वेशन को देना है, काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण ये नियम है आपका, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर बात करूँ तो एक हार्डी-सुलज़े का नियम वैसे हट ही गया है, क्योंकि वो भी मतलब पूछा जाता था बट वो हट गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका भैया इसी बिलियन चैप्टर से पूछा जाता है मोल अंश, और जैसे मोलरता हो गई, मोललता हो गई, है ना, इनकी परिभाषाएं। तो 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर इस वीडियो में। तो चलिएगा यहाँ से मोल अंश को देख लेते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं और इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। देखो समझना, आपके पास यहाँ पर मान लो कि कोई 2 घटक हैं, क्या है 2 घटक, जैसे कि आपके पास हम मानते हैं कि भाई विलेय के हैं एक घटक और आपका एक है विलायक का, ठीक है, विलायक और विलेय। तो इसको हम माने अगर Na मान लें हम लोग इसको, और इसको Nb मान लें विलायक को। तो यहाँ पर ये नियम कह रहा है कि आपको माना एक विलयन में विलेय और विलायक के घटक यहाँ पर आपके क्या दिए गए हैं Na और Nb हैं। तो अगर आपको विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर यक्ष से व्यक्त किया गया इसको। तो अगर हमें विलेय का निकालना है तो हमने विलेय को A माना है, तो यक्ष से व्यक्त करते हैं, तो यक्ष A बराबर आपका हो जाएगा, जिसका निकालना है उसको ऊपर कर दो तो Na आपका ऊपर हो जाएगा, और आपको लास्ट में इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख करके भाग करा देना। तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। अब ये किसका है, विलेय का है मोल अंश। और अगर आपको विलायक का निकालना तो आप क्या करोगे, यक्ष भी करोगे, है ना। और इसके बाद यहाँ पर भैया विलायक को ऊपर कर दो तो Nb ऊपर हो जाएगा, और नीचे वही चीज़ Na प्लस Nb दोनों को जोड़ करके ही आपको लिखना है। तो ये आपका विलेय का जो है मोल अंश है, और सॉरी विलायक का मोल अंश है, और ये आपका विलेय का मोल अंश है। ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर निकलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको पूरा जो है तैयार कर लेना है, आसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी परिभाषाएं हैं। आपको अगर याद भी नहीं होंगी ये तो आप अपने से इनको बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ उतना खास नहीं है। कह रहा है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय, एक कोई घटक लेना है जिसका निकालना है उसको ऊपर कर दो, और नीचे आपको दोनों घटकों का जोड़ करके भाग करा देना है। विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मोल अंश कहते हैं और इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। सिंपल फंडा, खत्म ये नियम। इसके बाद आपका जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत भी कभी कभी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। तो देखो किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। जैसे कि आपको प्रतिशत निकालना है, आप जानते हो कि प्रतिशत में हमेशा 100% होता है और उसमें 100 का भाग या गुणा आप लोग कराते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि यदि बिलियन में अवयव A का द्रव्यमान WA और B का द्रव्यमान WB हो, तो अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे निकालना है तो क्या करोगे, आप इससे 100 में मल्टीप्लाई कर दो। A का निकालना है तो A वाले को ऊपर करो और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दो। ज़्यादातर चांसेस में यही होता है, और ये फार्मूले आपको काम आएंगे कहाँ पर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भैया इनको याद कर लेना। आपको जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर आपके हाथ में आएगा तो शुरू में ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन की भरमार मिलेगी बिलियन चैप्टर से। न्यूमेरिकल में चाहे ले लो, चाहे आप थ्योरी में ले लो, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन शुरू में, ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और 1 नंबर वाले में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर वाले में भी आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों बराबर मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर पर आपको विशेष तौर पर जितना ज़्यादा हो सके रिविजन कर लेना है आपको, ठीक है। और न्यूमेरिकल के तो लिए तो मैंने बता ही दिया कि भाई 3 चैप्टर हैं, 3 में से आपका एक जो है मतलब 1 न 1-2 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। 10 से 15 नंबर में न्यूमेरिकल यहाँ से आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा। बाकी आपको परिभाषा के तौर पर मैं कहूँ तो आपको देखो कौन कौन सी परिभाषा तैयार करके जाना है। एक आपको भैया कर लेना है मोललता को, इनको भूलना मत बिल्कुल, मोललता को कर लीजिएगा। एक आपको मोललता को कर लेना है, ठीक है। मोललता को आपको पता है कि इसको केजी में लेते हैं और इसको लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इनको इतना बस डिफरेंस है। इसके बाद मोल अंश मोल प्रभाव मैंने बता दिया। नॉर्मलता फॉर्मलता, नॉर्मलता भी कर लीजिएगा, नॉर्मलता। एक आपको मोल अंश, जैसा कि मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहा जाता है, तो मोल अंश को कर लीजिएगा। और बाकी के नियमों में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब मैंने बता ही दिया। तो इतना चीज़ें जरूर आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बाकी अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आपको जल्द एक वीडियो और मिलने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बचा के रखा हुआ है, तो उसको मैं जल्द आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, जल्द ही आने वाला है, ठीक है। वो टॉपिक आप लोग वीडियो में ही देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।